Hi students, this is the third lecture that I am going to deliver today. In the previous two lectures we were talking about domain and range और वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि कैसे डोमेन और रेंज पता करते हैं किसी गिवन ग्राफ का। अब थर्ड पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज रूट। रूट को बेसिकली दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि दो तरह की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी डेफिनेशन वहाँ पे यूज़ होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या ये कह सकते हैं एक फंक्शन दिया होगा, अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो तो वहाँ पे हम एनालिटिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा अगर ग्राफ दिया हो और ग्राफ के थ्रू हमसे पूछा जा रहा है कि उस फंक्शन का रूट क्या है जिसका कि ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो पहले मैं एनालिटिकल डेफिनेशन को लिखता हूँ। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y और fx ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से इक्वेशन दी हो तो x की वो वैल्यू देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको पता करने की कि x की क्या वैल्यू इसमें रखें कि हमें y ज़ीरो मिल जाए। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ अगेन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्या करते थे कि उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और दो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन बनाते थे, उसमें से जो कुछ भी कॉमन होता था लेते थे, और इस तरह से हमारे पास दो सिमिलर ब्रैकेट मिल जाते थे या कॉमन ब्रैकेट मिल जाते थे, फिर उनको कॉमन लेते थे और इस तरह से हमें दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट मिल जाता था जो कि किसी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर फॉर्म होता था। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ कि x की कौन सी वैल्यू है जिसको कि सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे अगर हम विदाउट फैक्टराइजिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है कि x की क्या वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो इस तरह से फैक्टराइज करने के बाद इसमें x की वो वैल्यू जानने में मदद मिलेगी जिसको कि सब्स्टिट्यूट करने पे हमें y की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए। तो इसलिए आसानी होती है, इसलिए फैक्टराइज करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू समथिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो इफ 1 व्हाट वी हैव इज 0। Similarly, if we substitute x to be equal to 2 in this equation, then what we will get is 2 minus 1 into 2 minus 2. 2 minus 2 is 0 and 0 is anything is 0. अब सवाल उठता है कि क्या x की और भी कोई वैल्यू है जिसके लिए कि एक्सप्रेशन 0 हो जाए? तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास रूट्स क्या हो गए? रूट्स आर x इज इक्वल टू 0, सॉरी x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ये हमने एनालिटिकल मेथड को यूज़ किया इसके डेफिनेशन के हिसाब से, और इसमें हमने एक एग्जांपल लिया जिसके थ्रू हमने समझाने की कोशिश की कि रूट्स क्या होते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड था, अभी इसमें ग्राफ का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मुझसे ये कहा जाता है कि एक फंक्शन है या एक इक्वेशन है जिसका कि रूट x इज इक्वल टू अल्फा है, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स इज इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू अल्फा इन दिस इक्वेशन व्हाट यू विल गेट इज y इज इक्वल टू 0। यह डेफिनेशन है। इसको 0 अगर कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें x की जगह पे अल्फा रखने पे y हमें 0 मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि हमने
ग्राफ की इक्वेशन में या कर्व की इक्वेशन में हमने x इक्वल टू अल्फा रखा और वहाँ से y जनरेट हुआ, व्हाट इट मीन्स इज दिस पॉइंट अल्फा कॉमा 0 लाइज ऑन दी ग्राफ ऑफ fx। इसका ये मतलब हुआ। एक और मतलब यहाँ पे निकल के आएगा, हम ये जानते हैं कि x एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द टाइप x, 0। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज दैट दिस पॉइंट ऑल्सो इज ऑफ द टाइप x, 0। दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द x एक्सिस। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारे पास, लेट्स से इसको समझने के लिए मैं ऐसे कुछ समझ लेता हूँ एक रफ आइडिया के लिए, कि ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा रखने पे y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी ये सारे पॉइंट अगर मैं लूँ तो इनके y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट इस कर्व पे जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, और ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ग्राफ, जो भी हमें ग्राफ दिया होता है, एक्स एक्सिस से अगर हम उसका इंटरसेक्शन पता करने में कामयाब होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, उस गिवन इक्वेशन या उस फंक्शन का रूट होगा, है ना। तो यहाँ से अब दूसरी जो डेफिनेशन है, ग्राफिकल डेफिनेशन, यहाँ से निकल के आ जाएगी। So the second definition that I'll be writing here is graphical definition, जिसमें कि ग्राफ का अहम रोल होगा। हमें ग्राफ दिया होगा या जेई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जहाँ पे कि हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके आसानी से एक्स एक्सिस और ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट को देख सकते हैं और वहाँ पे उनके एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं जो कि उस ग्राफ के रूट्स होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि ऐसा नहीं है कि सारे गिवन इक्वेशन या फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फंक्शंस whose ग्राफ नॉट ईजी टू ड्रॉ एज पर एज IIT सिलेबस इज कंसर्न। फिलहाल के लिए हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन है, it is the x coordinate, it is the x coordinate of the point of intersection graph of fx and x एक्सिस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि y इक्वल टू fx या फंक्शन fx का जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ का या फंक्शन का रूट पता करने के लिए हम उस ग्राफ का और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। और इसको समझने के लिए ध्यान रहे ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो रूट कहलाएगा। उस पॉइंट को रूट नहीं बोलते। हम ऐसे तो कह सकते हैं कि ग्राफ का और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है x, y टाइप का, लेकिन जब रूट की बात आएगी तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं वहाँ पे। और इस डेफिनेशन को हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और मैं बहुत सबसे आसान सा कर्व लेता हूँ या ग्राफ लेता हूँ जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो इक्वेशन जिसका कि ग्राफ हमें ये दिया हुआ है ये है। अब मैं ये कह लेता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट, मतलब
इसका कोऑर्डिनेट ये। अब मुझे पता करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, या इस ग्राफ का या एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स का रूट क्या है। तो उसका तरीका क्या है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उस फंक्शन का, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस से देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन, देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 1,0। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट किससे, एक्स एक्सिस से। तो वो 1,0 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहा जा रहा है, रूट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऐसे लिखेंगे। अब अगर नंबर ऑफ रूट्स की हम बात करें, नंबर ऑफ, this is the number of points, this is the number of points of the point of intersection of the graph and x axis। जितनी जगह पे ग्राफ x axis को इंटरसेक्ट करता है वो नंबर, वो इंटीजर होगा हमेशा, वो नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स होगा। एंड दैट वी कैन सी इजीली दैट इट इज एग्जैक्टली 1। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लेंगे। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड आई हैव समथिंग, let's say this is -2, this is -1, this is obviously 0 and this is 1। ये इतना छोड़ने का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे ही जा रहा है। अगर इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना होता कि ग्राफ हमारा इतना ही है, तो हमें एंड पॉइंट पे सॉलिड पॉइंट या फील्ड सर्कल बना के छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ बस इतना ही है, इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं बनाया तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर उसको रोकना है तो हम दोनों एंड पॉइंट पे फील्ड सर्कल बना देंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि जितना ग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा है बस उतना ही ग्राफ का पार्ट है। अगेन इस केस में रूट क्या होगा, फिर वही दोबारा से काम, हमें ग्राफ का क्या देखना है, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। एंड दैट यू कैन सी इजीली देयर आर 3 intersection points of the graph with the x-axis, and the x coordinate of these points are -2, -1 and 1. So the roots can be written as x is equal to -2, -1 and 1. So these are the roots which are 3 in numbers. So the number of roots that you can write, number of root that you can write is 3। द थर्ड एग्जाम्पल, इसमें क्या था, सिर्फ एक रूट था, इसमें मल्टीपल रूट्स हैं। एक ऐसा ग्राफ लेंगे जिसमें रूट्स इनफाइनाइट होंगे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनका नेचुरल डोमेन पे रूट्स कितने होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में जब इसमें 20 जो ग्राफ हमें पढ़ने हैं, जो लास्ट में डिस्कस करने हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मैं ग्राफ लेता हूँ। ये कुछ ग्राफ इस तरह से है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ इनडेफिनेटली ऐसे ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ऐसे ही फ्लक्चुएट करेगा। और मैं इसको लिख देता हूँ कि ये 0 है और ये पॉइंट पाई है, ये 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। मतलब ये ग्राफ क्या है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, 4 पाई पे भी कर रहा है, 5 पाई पे भी और 6 पाई पे भी। -पाई एंड दिस इज -2 पाई। और वो इक्वेशन
जिसका कि ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है वो है y इक्वल टू एफ एक्स। दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसका, इस फंक्शन का है, या ये भी कह सकते हैं इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। इसमें फिर हमें पता करना है कि रूट कौन कौन से होंगे। अब अगर आप इस तरह से इंडिविजुअल रूट्स को लिखो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है इंटरसेक्शन ग्राफ का, और एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है, ये है। इसी तरह से आगे भी होगा 4 पाई पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ऐसे ग्राफ जाएगा है ना, फिर ऐसे आएगा 4 पाई 5 पाई पे भी, और इधर क्या है माइनस पाई पे भी इंटरसेक्शन, माइनस पाई पे इंटरसेक्शन है और -2 पाई पे। तो अगर राइट साइड वाले रूट्स देखें वाई एक्सिस के तो वो 0 है, पाई है, 2 पाई एंड सो ऑन, 3 पाई 4 पाई। और लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट्स होंगे वो -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। हम क्या चाहते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू सारे जो इनफाइनाइट रूट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। वो होगा x इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई क्यों लिखा, हम देख रहे हैं कि पाई का जो मल्टीपल है वो इंटीजर है। 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 मिलेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 पाई। इसी तरह से n की वैल्यू -1 रखेंगे तो -पाई, -2 रखेंगे तो -2 पाई। तो n यहाँ पे क्या होगा, n इज एन इंटीजर। i किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, निगेटिव भी है और 0 भी है। नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट होंगे। तो 3 तरह के हो गए एग्जाम्पल हमने, और मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल के लिए हमें बस एक बेस बनाना है, तो इतने एग्जाम्पल समझने के लिए काफ़ी है। हमें इतना ही समझना है कि रूट्स होता क्या है। बाकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स और जो भी जेई लेवल की प्रॉब्लम्स होगी वो जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा और रिस्पेक्ट चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते जाएंगे। अब जो 4th पॉइंट है वो किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं। वैसे तो किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम एनालिटिकल तरीके से पता करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें लिमिट को जानना होगा, कंटिन्यूटी को समझना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी को भी जानना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं उसको चेक करने के कि मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सारे मतलब डिफरेंट तरीके हैं। तो उन 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 तरीक़ों को डिस्कस करने के लिए हमें काफ़ी वेट करना होगा। फिलहाल हमें किसी गिवन फंक्शन का ग्राफिकल तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम पता करेंगे। तो जो कुछ भी हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब ग्राफिकल होगा। तो वैसे तो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है और उसमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल हम उसको नहीं करेंगे। हम बस ग्राफ से मैक्सिमम और मिनिमम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बस एक बेसिक आइडिया हो जाए कि जब भी आगे आने वाले चैप्टर्स में, जबकि हम अभी रिगरसली उस चीज़ पे काम नहीं किए हैं, तो उससे पहले बस एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की क्या होती है और उसको कैसे पता किया जाता है। So the third point that we'll be discussing is maximum and minimum value of a function। और इस केस में वो फंक्शन एक्सप्लिसिटली हमें दिया नहीं होगा, जैसे x² - 3x + 2x इस तरह से कुछ नहीं दिया होगा, हमें ग्राफ के फॉर्म में वो फंक्शन दिया होगा। ग्राफ को देख करके हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। सो द 4th पॉइंट, the 4th point that we'll be discussing is minimum and maximum and minimum value of a function। इसमें भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, तो बेसिकली हम 3 ही एग्जांपल इसमें भी लेंगे। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, and let's say this is a point in the 3rd quadrant and the graph goes something like this।
let's say this is -2, this is 3, and let's say this is -1 and this is 4, and the equation whose graph is given to us is y is equal to fx. इस ग्राफ क्या है, ये है ग्राफ का ये पार्ट है, और यहाँ पे दोनों एंड पे फील्ड सर्कल बने हुए हैं। मतलब क्या है, ग्राफ का पोर्शन बस इतना ही है, इसके राइट साइड में भी ग्राफ नहीं है और इसके लेफ्ट साइड में भी कोई ग्राफ नहीं है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने का तरीका क्या होगा कि फ़िलहाल हम पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम पहले 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो उसमें पहला क्या था, डोमेन, ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, इसका डोमेन हम देखते हैं कि -2 और 3 के बीच में ग्राफ पे कोई भी ब्रेक नहीं है। तो x की सारी वैल्यूज विच लाइज बिटवीन -2 एंड 3 आर पार्ट ऑफ द डोमेन। एंड पॉइंट्स भी डोमेन का पार्ट होंगे क्योंकि -2 और 3 के करेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे फील्ड सर्कल दिया हुआ है। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द क्लोज्ड इंटरवल -2, 3। रेंज को कैसे लिख सकते हैं, रेंज क्या मतलब y का सारा कलेक्शन, y वैल्यूज़ का सारा कलेक्शन, x की सारी वैल्यूज़ के लिए y का जो कलेक्शन होगा वही रेंज कहलाता है। तो उसको ग्राफिकल देखने का तरीका क्या होता है कि y के अलॉन्ग देखते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं तो मैं यहाँ डायरेक्टली रेंज को लिख देता हूँ। -1, अगर ये ना समझ में आए तो पीछे वाले लेक्चर को जा कर के देखोगे, वहाँ पे रेंज कैसे पता करते थे, वहाँ पे सारी डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है रूट, इसको मैं कह देता हूँ 1। रूट के क्या केस में क्या होता था कि हम ग्राफ और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है। सो द रूट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड a number of root that we are having is also 1। अब हमें पता करना है मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम। ये एक नोटेशन है सिंपल सा कि ये एफ की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को शो करता है और ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। अब उसको कैसे बताते हैं, उसका तरीका ये है कि हम ग्राफ पे देखेंगे, लोअर मोस्ट पॉइंट देखेंगे ग्राफ पे मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए। तो इस केस में अगर हम देखें इस तरह से, सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्राफ पे कौन सा है, यही है जो कि एंड पॉइंट है। उसके y कोऑर्डिनेट को देखेंगे, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जो कि ग्राफ पे लाई कर रहा है वो है -1। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए ग्राफ का सबसे टॉप का पॉइंट देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो ग्राफ पे लाई कर रहा है उसको पहले देखेंगे। वो भी इस केस में एंड पॉइंट है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एंड पॉइंट ही सबसे नीचे होते हैं और सबसे ऊपर होते हैं ग्राफ पे, वो बीच में भी कहीं हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इस ग्राफ पे वो है ये, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। एक और तरीका है कि हम जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इस तरीके से पता करने के में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट देखने में जो एफर्ट लगता है वही रेंज को पता करने में लगता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं हमारे पास अगर रेंज पहले से मौजूद है। तो उसका तरीका क्या है, रेंज के पास जाएंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले मिनिमम पता करने के लिए हम लेफ्ट एंड पॉइंट पे देखेंगे। अगर वहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो पॉइंट है, इस केस में वो -1 है, तो -1 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, जो कि सेम है जो यहाँ हमने पता की है। मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो राइट एंड पॉइंट पे जाएंगे उस इंटरवल पे जो कि रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे देखेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट है कि नहीं। अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और जो एंड पॉइंट राइट एंड पॉइंट होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। अगर ओपन है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से लेफ्ट एंड पे अगर ओपन है रेंज में
तो वहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आसान तरीका है मिनिमम और मैक्सिमम को लिखने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका और हमेशा हमें ग्राफ ही दिया रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए। हमें ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा होगा कि हमें एक्सप्लिसिटली फंक्शंस दिए रहेंगे, उनके कुछ डिफरेंट तरीके हैं और हर क्वेश्चन के लिए कहीं पे अलजेब्राइक मेथड यूज़ होगा, कहीं पे कैलकुलस का यूज़ होगा, तो वो तो आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए एक पर्टिकुलर तरीका है ग्राफिकल तरीके से। तो ये एक ऐसा ग्राफ हो गया जिसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की पता की और इसमें वो दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो तीसरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और ये दूसरी ब्रांच है। लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 0 एंड द इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड लाइन इज माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। इस केस में क्या है कि ये जो ब्रांच है ये x इज इक्वल टू -3 लाइन को अप्रोच कर रही है जब y प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और दूसरी ब्रांच x एक्सिस को अप्रोच कर रही है जब x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की बतानी है। तो सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज y इज इक्वल टू x। अगर हम देखें x इज इक्वल टू -3 लाइन के राइट साइड में सारा ग्राफ है, तो यहाँ पे जब अप्रोच करने का मतलब क्या है कि ये ब्रांच x इज इक्वल टू -3 को अप्रोच कर रही है, तो ये चीज़ क्या है, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है। मतलब क्या है, इस अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि ये कर्व इसको कभी टच नहीं करेगा। जब y प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये कर्व कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा और नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो जब टच नहीं करेगा तो इस वाले कर्व पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसका कि x कोऑर्डिनेट -3 हो जाए। हमेशा क्या होगा, -3 से बड़ा ही x कोऑर्डिनेट होगा, तो -3 नहीं होगा। इसलिए इस वाले एंड पॉइंट पे -3 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ तक तो x की सारी वैल्यूज हो गई। यहाँ पे एक ब्रेक है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 रखने पे y 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 अलाउड है, तो x इज इक्वल टू 0 डोमेन का पार्ट है। उससे आगे हम चलेंगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से जैसे डोमेन पता करते हैं वो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है बहुत डिटेल में। तो और ये क्या प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये राइट एंड पॉइंट हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी को। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज हम देखते हैं कि x एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है, तो मतलब y की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर x एक्सिस के नीचे कोई पॉइंट लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो x एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी, और सारे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हैं तो उन पे जो भी पॉइंट हमें मिलेगा उनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। तो 0 तो मिल रहा है, रेंज का 0 रेंज का पार्ट है, और इसके ऊपर इस वाली ब्रांच से हमें प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ y की मिल जाएंगी और इससे भी मिल जाएंगी। तो कुछ यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ से y इस ब्रांच से भी यहाँ तक 0 से 2 तक इन दोनों ब्रांचेस से वैल्यू मिलेंगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेंज के केस में डिफरेंट x के लिए सिंगल वैल्यू y की वैल्यू हो सकती है। जैसे अच्छा रेंज को बहरहाल डिस्कस किया जा चुका है बहुत डिटेल में, फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि रेंज क्या होगी। 0 से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। तो ये रेंज हो गया। रूट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है यहाँ पे, तो क्या इस केस में रूट नहीं होगा, रूट होगा। रूट की डेफिनेशन क्या थी कि ये जो इक्वेशन हमें दिया हो उसमें x की कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जिसको रखने पे y 0 मिल जाए, तो x की उस वैल्यू को हम क्या कहते थे, रूट कहते थे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल रही है, तो रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और भी कोई रूट नहीं है। नंबर ऑफ रूट
ये 1 है, क्योंकि सिर्फ एक ही रूट है तो नंबर ऑफ रूट भी 1 ही होगा। यहाँ पे मिनिमम चाहिए फंक्शन का, मैक्सिमम चाहिए। इस केस में अगर हम देखें तो हमने इसके पहले क्या कहा था कि लोएस्ट पॉइंट देखते हैं ग्राफ पे, इस वाले एग्जांपल पे मिनिमम पता करने के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्राफ पे क्या है 0,0, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। मैक्सिमम किधर को जा रहा है इस ग्राफ के सबसे मैक्सिमम पॉइंट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब वो ऐसा पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा होगा वो तो इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इस केस में y मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, चाहे मैक्सिमम मिनिमा होगा या और भी चीज़ें होंगी, बेसिकली जब मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट इस शॉर्ट 3 लेटर से उसको यूज़ करेंगे। उसका मतलब क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसको रेंज से देख के कैसे पता करते हैं? मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए रेंज के पास जाएंगे, अगर सिंगल इंटरवल के फॉर्म में है तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे देखेंगे। लेफ्ट एंड पॉइंट पे अगर क्लोज ब्रैकेट है तो वो लेफ्ट एंड पॉइंट ही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए रेंज के पास जाएंगे, उसके राइट एंड पॉइंट पे जाएंगे जो कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। और एक और चीज़ है, वैसे इस पर ओपन ब्रैकेट, ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट बेसिकली जब फाइनाइट इंटरवल होता है उस केस में ज़्यादा सही है। और अगर लेफ्ट या राइट में चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो अगर लेफ्ट में देख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी होगा, अगर माइनस इन्फिनिटी तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट साइड में अगर प्लस इन्फिनिटी होता है हमेशा, राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी है तो उस केस में भी मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से, इस केस में क्या है कि मिनिमम एग्जिस्ट कर गया और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं किया। तो थर्ड कुछ इस तरह से है जिसमें कि हम देखेंगे दिस इज -5, दिस इज 5 और इसको हम कह देते हैं -4 और इसको कह देते हैं 3। इस फंक्शन का हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी ओपन इंटरवल -5 to 5। रेंज क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो ये -4 है लोएस्ट पॉइंट का, हाईएस्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो यहाँ पे -4 और 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल है। रूट क्या हो जाएगा, ये कह देता हूँ कि जैसे 2 है, तो इस ग्राफ का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस सिर्फ ये एक पॉइंट है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूट हो गया 2 एंड नंबर ऑफ रूट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि 2 गलती से लिख दिया, इसका ध्यान रहे, नंबर ऑफ रूट्स लिखते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स तो एक ही नंबर लिखा हुआ है ना, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स 1 होगा। मिनिमम मैक्सिमम, अगेन इस केस में हम अगर रेंज के पास जाएं तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, डज नॉट एग्जिस्ट। राइट में जाएं मैक्सिमम के लिए, ओपन ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट। एक जो चौथा एग्जांपल मैंने बात की थी कि हमेशा अभी अब तक हमने देखा कि इन दोनों केसेस में एंड पॉइंट पे ही मिनिमम और मैक्सिमम की बात आ रही थी। और एक ऐसा भी फंक्शन ले लेते हैं फोर्थ वाला, जिसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है एंड पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका एक जैसे दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज से -1.5 and this 1.5। ये ग्राफ है इस फंक्शन का, और यहाँ पे चूँकि सॉलिड फील्ड सर्कल बने हुए हैं -2 और 2 पे, -2 और 2 पे फील्ड सर्कल बने हुए, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ के पास इतना ही पार्ट है,
ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ। ये जब हम नहीं मतलब ऐसे बना के, अगर ऐसे ऐसे बना के छोड़ दें, तब इसका क्या मतलब है कि अभी डिटेल हमें पता नहीं है और इसके बारे में, इससे आगे के बारे में, फंक्शन के बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। बहरहाल उसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल अभी। बस ये सोचते हैं कि ये हमारे पास -2 और 2 के बीच में ही ग्राफ दिया हुआ है। तो इस केस में डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन -2 पे फील्ड सर्कल है, 2 पे भी फील्ड सर्कल है ग्राफ पे, और इन दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक पॉइंट, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -2, क्लोज ब्रैकेट एट बोथ दी एंड्स। रेंज अगर देखें तो रेंज में क्या होता था कि हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट चूज़ करते थे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे और देखते थे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है। अगर वो कर रही है ग्राफ को इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे करे चाहे एक से ज़्यादा पे करे, तो y की वो वैल्यू रेंज का पार्ट होती थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये अगर ये लाइन जो है y इक्वल टू -1.5, इससे नीचे अगर कोई लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से ये लाइन है y इक्वल टू 1.5, इससे ऊपर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो भी लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वो इन दोनों लाइनों के बीच में होना चाहिए। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज का पार्ट हो जाएगी, -1.5 से 1.5 तक, दोनों एंड पे क्लोज्ड ब्रैकेट, -1.5 -1.5, 1.5, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट एट बोथ दी एंड्स, रूट। यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल 0 रखने पे ये पॉइंट क्या है, ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे 2 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो x इक्वल 2 भी रूट हो गया, और -2 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो x इक्वल टू -2 भी रूट हो गया इस ग्राफ का या इस फंक्शन का। तो रूट्स क्या हो गए, देयर आर 3 रूट्स, x इक्वल टू -2, 0 एंड 2। number of roots, if we talk about the number of roots, then it would be 3, because the number of roots is 3, -2, 0, 3। तो ये 3 है, एक हो गया -2, दूसरा हो गया 0 और तीसरा हो गया 3, तो नंबर ऑफ रूट्स हो गए 3। अब वो चीज़ जो वाकई हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है, f मिनिमम f मैक्सिमम, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मिनिमम पता करने के लिए वैसे तो हम चाहें तो रेंज से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे गए, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये नंबर -1.5 मिनिमम हो जाएगा। राइट हैंड पे गए, मैक्सिमम पता करने के लिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, बेसिकली मैंने इंटरवल शायद बोल दिया पहले, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, तो ये नंबर जो कि 1.5 है ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। अच्छा, जो बेसिक तरीका मैंने बताया था कि मिनिमम पता करने के ग्राफ पे सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो यही सबसे नीचे पॉइंट है, जिसका कि y कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट -1.5 है, तो y कोऑर्डिनेट ही लोएस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखी है रेंज का यूज़ करके। तो दोनों तरीके से रिजल्ट सेम ही आएगा। मैक्सिमम पता करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, जिसका कि y कोऑर्डिनेट क्या है, 1.5 है, x कोऑर्डिनेट -1 है, x कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट जो कि 1.5 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। जो चौथा पॉइंट, ये चौथा हो गया, सॉरी, पांचवा पॉइंट है असिम्प्टोट। हमने जैसे असिम्प्टोट के बारे में ये लाइन यूज़ की जहाँ पे अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये लाइन बेसिकली इस केस में इस ग्राफ का असिम्प्टोट है x इक्वल टू -3 पे। तो हम उसको अब डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल के थ्रू। सो लेट मी रब दिस पार्ट। So the
फिफ्थ पॉइंट दैट विल बी डिस्कसिंग इज असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का सवाल पैदा ये होता है कि हमें असिम्प्टोट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो बेसिकली बहुत सारे केसेस में हमें कर्व स्केचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में कुछ बाउंड्रीज़ को पता करने के लिए, कर्व के ग्राफ के बिहेवियर को समझने के लिए हमें असिम्प्टोट की ज़रूरत पड़ेगी। और सही बिहेवियर पता करने के लिए जो बहुत सारे टूल्स होंगे, जैसे मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, इसी तरह से उनमें से एक असिम्प्टोट है। और भी इसके बाद दो और पॉइंट्स हैं जो कि बाउंडेडनेस हैं और पीरियोडिसिटी है। तो फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं, असिम्प्टोट। सो द फिफ्थ पॉइंट इज असिम्प्टोट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एन असिम्प्टोट इज अ लाइन। असिम्प्टोट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। एन असिम्प्टोट इज अ लाइन सच दैट द डिस्टेंस between the line and curve approaches to 0 as one of x or y or both tends to infinity। इसको एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम उस ग्राफ के असिम्प्टोट या उस फंक्शन के असिम्प्टोट को पता करने की कोशिश करेंगे और इस डेफिनेशन को उस लाइन के साथ जो कि असिम्प्टोट होने वाली है फिट करके देखेंगे कि वाकई वो लाइन जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो असिम्प्टोट है कि नहीं है। किसका? उस फंक्शन का। तो पहला एग्जाम्पल दैट विल बी टेकिंग इज समथिंग लाइक, लेट मी ड्रॉ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ दैट आई एम टेकिंग, y is equal to fx। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एन असिम्प्टोट इज अ लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड कर्व अप्रोचेस टू 0। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाता हूँ तो ये डिस्टेंस लाइन और कर्व के बीच क्या होती है। आप लाइन पे कोई पॉइंट चूज करो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वहाँ से और इस पॉइंट जहाँ से शुरुआत की थी ये परपेंडिकुलर लाइन है बेसिकली, है ना। इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस पे नहीं देखना है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई असिम्प्टोट होगा तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, कोई भी इन जनरल लाइन हो सकती है। अब यहाँ पे मैं बढ़ता जाऊँ, फिर वही काम करूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर आगे बढ़ूँ और कम हो रही है और कम हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये बेसिकली इतना गैप तो दिखा दिया कि कुछ समझ में आना चाहिए। तो ये बेसिकली गैप कम होता जा रहा है। जिस डिस्टेंस की इसमें बात की जा रही है ना कि लाइन और कर्व के बीच डिस्टेंस, तो यही है वो। जैसे जैसे लेफ्ट साइड में हम बढ़ते जा रहे हैं ये गैप कम होता जा रहा है। तो ये गैप यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है एज वन और एक्स और बोथ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स किधर को अप्रोच कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को। जब अप्रोच कर रहा है तो ये गैप क्या है? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तब क्या कहते हैं, तो उस लाइन को, जिस लाइन के बीच में और कर्व के बीच में डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं और उसका बिहेवियर देख रहे हैं जब कोई एक कोऑर्डिनेट या दोनों कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं इस लाइन को हमने बेस बनाया और हमने डिसाइड किया कि हमें किधर चलना चाहिए। किधर चलने पे उस लाइन और कर्व के बीच में वो जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है। तो उस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो हम कहीं से स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से और एक्स माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जब एक्स माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये गैप 0 को अप्रोच कर रहा है
तो इस केस में जो असिम्प्टोट होगा वो खुद एक्स एक्सिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, जिसका कि इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल, ये एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जिसकी इक्वेशन मैं y इक्वल टू 5 कह देता हूँ। इसका आसानी से हम जो पीछे की जितनी चीज़ें हैं, डोमेन है, रेंज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल आप खुद लिख लेना, इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, रूट हो गया, और मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं असिम्प्टोट की बात करूँगा यहाँ पे। अच्छा, जब पहले इसको चूज़ करते हैं, यहाँ इसको देख करके हमें लग रहा है कि x प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो इसको, हाँ, इस वाले ब्रांच को, इस पार्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ तो ये गैप मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कब कम होता जा रहा है? जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, या ये कहें कि x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये गैप कम होता जा रहा है। यही गैप क्या है? वो डिस्टेंस किसके बीच में है? लाइन के बीच में और कर्व के बीच में। तो जब x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये गैप क्या हो रहा है? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कंडीशन वो फुलफिल, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? एक लाइन हम देख रहे हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरा हो गया कि x जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये गैप क्या हो रहा है? 0 को, ये गैप 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इस केस में y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 असिम्प्टोट हो गया। तो अब सवाल ये उठता क्या यही इस केस में ग्राफ का एक असिम्प्टोट सिंगल है? नहीं, एक और भी असिम्प्टोट हमें दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये गैप क्या होता जा रहा है? ये कम होता जा रहा है। ये कब कम हो रहा है? जब y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस लाइन को अगर हम कंसीडर करते हैं और इस लाइन के बीच में और इस कर्व के बीच में डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, और कब करते हैं? जब y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है और 0 को अप्रोच करेगा जब y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये लाइन क्या होगी इसमें? ये लाइन भी असिम्प्टोट हो गई। तो या ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा कि सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ही, इस केस में x एक्सिस जो कि खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, या असिम्प्टोट ही उस केस में। इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x एक्सिस से डिफरेंट है लेकिन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये असिम्प्टोट होगी y इक्वल टू 5। और y एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है खुद असिम्प्टोट है इस ग्राफ का। अब तीसरा एक ऐसा हम ग्राफ लेंगे जिसमें स्लांट लाइन, तिरछी लाइन भी एक असिम्प्टोट होगी। तो हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। let's say its equation is, this line's equation is y equal to x by 2, y equal to fx। इसमें अगर हम ये देखें तो इस केस में ये कोई पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये गैप कम होता जा रहा है, जिसकी कि इस डेफिनेशन में गैप की बात की गई है। अगर मैं ये देखता हूँ तो ऑफ कोर्स ये लाइन क्या है? ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, तिरछी लाइन है, स्लांट लाइन है। तो इस केस में जैसे यहाँ पे था, या तो x अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, है ना। इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, या तो x करे या y करे या दोनों करे। तो इस केस में क्या, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा x का कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है प्लस, और y का भी कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है y डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में। तो मतलब क्या, x और y दोनों इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। x भी प्लस इन्फिनिटी और y की भी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तब जाके ये डिस्टेंस क्या कर रही है? 0 को अप्रोच कर रही है।
और ये बेस लाइन जो ले रखी है हमने y=x/2, इस लाइन के बीच में और कर्व के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इस केस में असिम्प्टोट जो हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी खुद एक असिम्प्टोट। एक दूसरी लाइन भी इस केस में असिम्प्टोट है, ये देखें, यहाँ से देखें, इस लाइन को बेस बनाए जो कि y एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कम होती जा रही है ना। तो कब डिस्टेंस कम होती जा रही है? जब y प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस लाइन और इस कर्व के बीच में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, ये लाइन खुद जो कि y एक्सिस है और इसका इक्वेशन x=0 होता है। तो इस तरह से हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए और हर केस में हमने असिम्प्टोट पता किया। ऐसा नहीं है कि हर ग्राफ के लिए असिम्प्टोट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो एक